बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के इलेक्शन में एक दिन बाकी है, लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर का बयान आता है लोकसभा में खड़े होकर, यानी उनकी पार्लियामेंट में खड़े होकर। जो बयान मोदी ने दिया है वो जब से मोदी इक्तदार में आया या बीजेपी इक्तदार में आई है, आज तक इन्होंने कभी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी जो बयान इन्होंने अब दिया है। और ये इतना खतरनाक बयान है कि आप सोचो, उसने क्लियर कर दिया है पाकिस्तान के इलेक्शन से एक दिन पहले कि मैं करने क्या जा रहा हूं। उसने कहा 2 दफा तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं, मेरी जो तीसरी टर्म है, जब मैं तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं वो फैसले लेने जा रहा हूं जो अब तक के सबसे बड़े फैसले होंगे, और ये इंडिया की 1000 साल की डायरेक्शन सेट कर देंगे और सारी की सारी तारीख बदल देंगे। अब आप जरा अंदाजा करें कि मोदी ने क्या बात की है। मोदी के बात के बाद भारत के अंदर आप सोचिए कि तमाम तजियानगार एक ही बात कह रहे हैं कि मोदी ने पाकिस्तान को शामिल करना है और पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके उसने इंडिया में शामिल करने, और उसने ये क्लियर कर दिया अपनी आवाम को। असल में हुआ ये है कि मोदी पाकिस्तान का नाम नहीं लेता। काफी अरसे से आप देखेंगे अपनी कैंपेन में भी पाकिस्तान का नाम नहीं लेता। पहले वो इलेक्शन जीता था पाकिस्तान के नाम के ऊपर, लेकिन पिछले काफी सालों से उसने इंडिया को इकोनॉमिक वाइज आसमान पर पहुंचा दिया है। अब वो नाम नहीं ले रहा। उसका ग्रैंड प्लान समझने से पहले जरा समझ ले हुआ क्या है। मोदी जब इक्तदार में आया था तो इंडिया दुनिया की 11वीं बड़ी मईशत थी। आज इंडिया 5वें नंबर पर है। इंडिया के 5वें नंबर पर आने के बाद मोदी ने कहा है कि मैं गारंटी देता हूं मैं आपको तीसरे नंबर पर लेकर आऊंगा, यानी मेरी अगली टर्म के अंदर तो आप तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। यानी पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर भारत होगा। और आप सोचिए, उसके बाद उसने कहा है कि मैंने आपको सेकंड पोजीशन देनी है। वो सेकंड पोजीशन से फर्स्ट लाने में जाहिर सी बात है कम से कम उसको कुछ 30-40 साल लगेंगे। लेकिन उसने जो बात की है वो है 1000 साल। उसने क्यों बात की? देखिए, मुसलमानों ने इंडिया पर हुकूमत की थी 1000 साल। मुसलमान तादाद में कम थे, माइनॉरिटी में थे, अकलियत में थे। मोदी ने कहा है कि मैं लेने जा रहा हूं बहुत बड़े डिसीजंस, बहुत बड़े डिसीजंस, और ये डिसीजन अब मैंने लेने। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि मैंने अब तक की इकोनॉमिक वाइज जितनी इंडिया को तरक्की देनी थी उसको मैं एक तो कंटिन्यू करूंगा। मैं एप्पल को यहां पर लेकर आया। कोई सोच सकता था कि एप्पल मोबाइल इंडिया में बनेंगे? मैंने दुनिया के तमाम बड़े ममालिक की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेकर, आप सोचिए ज़रा आगे पुतिन ने ये बात की है कि हमारी सिर्फ एक कंपनी $23 अरब इन्वेस्ट किया है। इस तरह की बेशुमार कंपनीज हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। मोदी ने इंडिया की इकोनॉमी को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया, और वो क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं कर रहे, हम उनसे कम से कम 100-125 साल आगे। और वो बात ठीक है उनकी। देखिए, $700 अरब के ज़खायर पहुंच रहे हैं उनके। हमारे जो ज़खायर हैं वो आप सबको पता है कितने हैं। हम तो उनका मुकाबला शायद अब नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं 100 साल है, तो हम बिल्कुल 100 साल उनसे पीछे। लेकिन उसने जो बात की है वो करने क्या जा रहा है? अब उसको पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक ये वो कहता थी मुझे उनकी बात करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा मुकाबला है अमेरिका और चाइना से, तो लिहाजा हम पाकिस्तान की बात नहीं करते। फिर उसने क्यों कहा ये? उसका जो प्लान है उसने आज क्लियर कर दिया कि मैंने बहुत बड़े डिसीजन लेने हैं। यानी वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तीसरी दफा वो क्लियर कर चुका है कि मैंने पाकिस्तान पर हमला करके उसको तोड़ना है, और मैंने वो इलाका लेकर आना है जो मैंने आपसे वादा किया है। अब चूंकि इंडिया के अंदर पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद कैंपेन शुरू होने वाली है, उनका इलेक्शन भी करीब आ गया है, तो ये वादा उसने अपनी कौम को देना, जिसका आज उसने इजहार किया है कि मैं डायरेक्शन ऐसी सेट कर जाऊंगा कि 1000 साल तक इंडिया की डायरेक्शन सीधी हो जाएगी। वो 1000 साल को असल में तनबीह कर रहा है उसी बात पर जो 1000 साल हमने हुकूमत की है। यानी अब वो कह रहा है कि हम इकोनॉमिक वाइज इतना मजबूत हो चुके हुए हैं, इतना मजबूत हो चुके हुए हैं कि आप ये देखिए कि कनाडा ने कहा है कि हमारे इलेक्शन में बराह रास्त इंडिया मदाखलत करके उसके रिजल्ट चेंज कर सकता है। सोचे, कनाडा ने इंडिया को कहा है, अब कनाडा इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। कनाडा बहुत पीछे चला गया, और इंडिया के बहुत सारे लोग जो कनाडा गए थे वो छोड़ कर इंडिया आ रहे हैं। देखिए, डिजिटल इंडिया, मोदी ने जो सबसे बड़ा काम किया है, उसने एक पॉलिसी अपनाई। उसने कहा कि जो भी होगा अब मेड इन इंडिया होगा। हम खिलौने भी बनाएंगे, हम हथियार भी बनाएंगे,
राफेल तैयारे भी यहाँ पर ही बनेंगे और इसके अलावा हर एप्पल से लेकर सैमसंग से लेकर तमाम बड़े फ़ोन, छोटे बड़े जो भी है वो यहाँ बनेंगे। आप 1000 दफ़ा कहते रहे कि जी वो उसमें करप्शन है, फलाना ये वो, मैं यहीं पर बनाऊंगा, और वो काम कर रहा है। टेस्ला से लेकर तमाम चीज़ें वो वहाँ पर बना रहा है और इंडिया इस वक्त अनकरीब वो अमेरिका को बीट कर जाएगा। इकोनॉमी में वो बहुत आगे जाने वाला है, वो बीट कर जाएगा और चाइना पहले नंबर पर होगा, फिर उसके बाद भारत होगा और अमेरिका भी फारिग हो चुका होगा। यानी अमेरिका, चाइना, ये सारी सूरत हाल उनके साथ होगी। अब मोदी का असल में प्लान क्या है, वो पाकिस्तान की सिचुएशन को बड़े गौर से देख रहा है। वो ये समझता है कि मेरी सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, मुझे अब इलेक्शन के अंदर जब मैं उतरूंगा तो मैंने इतना इकोनॉमिक वाइज कर दिया। देखिए इस दफ़ा मामला ये है कि मोदी 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा 3/4 ले जाएगा। जो मर्जी करता रहे राहुल गांधी, जो मर्जी कहता रहे मोदी ने वैसा किया, उसने जो वादे किए थे अपनी कौम से उसने पूरे कर दिए। देखिए 11वें नंबर से उठाकर वो 5वें नंबर पर मईशत लेकर आ गया, पर कैपिटा उसने इंक्रीज कर दिया। राम मंदिर उसने बनवाना था, उसने बना दिया। उसने उसके अलावा कहा था कि मैं आपकी फौज को मजबूत करूंगा, मैं हथियार लूंगा, राफेल लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, सब कुछ कर दिया उसने। और सबसे बढ़कर जो पिछले ये जो इसका टेन्योर था वो सबसे ज्यादा मुश्किल था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो झगड़े उनके मुसलमानों से शुरू हुए लेकिन वो उसमें भी निकल गया। अब सोचे सबसे बड़ा मसला ये हुआ था यूक्रेन की जंग का। जब यूक्रेन की जंग हुई थी तो यूरोप, अमेरिका ने इतना प्रेशर उस पर डाला कि तुम यूक्रेन के साथ खड़े हो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं खड़ा हूंगा, मैं रशिया के साथ खड़ा हूं। और उस चक्कर के अंदर रशिया ने वहां पर पैसों की बारिश कर दी। रशिया के साथ वो खड़ा रहा। अब अमेरिका की भी मजबूरी है और सबसे बढ़कर यूरोप की मजबूरी है। यूरोप अब तेल लेता है भारत के थ्रू रशिया से। यानी आप सोचे वो रशिया का तेल पहले भारत आता है, भारत से फिर यूरोप जाता है, पूरी मोहताजी। और इंडिया टेक ओवर करने जा रहा है चाइना के बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट है फ्यूचर की, वो सारी यूरोप की। तो मेड इन इंडिया अब चीजें जो बन रही है वो मोदी आगे लेकर जा रहा है। अब इकोनॉमिक वाइज जॉब्स उसने क्रिएट कर दी, मेड इन इंडिया हर चीज वो बना रहा है, इकोनॉमी को आसमान पर वो ले गया, एजुकेशन उनकी बहुत आगे चली गई है, डिजिटल उसने हर काम कर दिया। आप अंदाजा कर लें कि इंडिया की एक फिल्म आती है एनिमल और उसकी कॉस्ट है 100 करोड़ इंडियन रुपीस। आप इमेजिन कर सकते हैं फिल्म में 1000 करोड़ कमा लिया है और डिजिटल से अलग 1000 करोड़ इंडियन रुपीस। यानी आप सोच लें पाकिस्तानी तकरीबन उसने 4500 करोड़ कमा लिया। अब आप सोचे जरा पाकिस्तान में कोई फिल्म बने, हमारे यहाँ अगर कोई फिल्म बहुत भी ज्यादा 30-40 करोड़ कमा ले तो हम कहते हैं जी वो भी पाकिस्तानी करेंसी की बात हो रही है, वो जी हमने बड़ी छलांग मारी। पाकिस्तानी करेंसी में इंडिया की एक फिल्म यानी आप सोच रहे 4500 करोड़ कमा रही है। सोचो उनकी मैशियत और बॉलीवुड का स्टैंडर्ड कहां पर चला गया। और क्या हुआ है कि वहां पर कॉस्ट बढ़ी है क्योंकि लोग फिल्में देखने इसलिए जाते हैं, वो कमा रहे हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, आईपीएल से लेकर क्रिकेट। यानी आप सोचे वो हर जगह इंडिया बादशाह बन गया। अब उसने क्या काम किया है, उसने अपनी कौम को ये बता दिया है कि मेरे इश्यूज अब पाकिस्तान नहीं रहे, लेकिन मैंने वो इलाका आपको लेकर देना है। ये उसने कहा है कि जी 1000 साल की मैं डायरेक्शन सेट करने वाला हूँ, यानी वो करेक्शन करने वाला है। अब वो करेक्शन उसकी क्या है कि मैंने पहले तो आपको अपना इलाका लेकर देना है। अब जो मर्जी राहुल गांधी करता फिर जो मर्जी करे वो मोदी को अब हरा नहीं सकता। अब हालिया जो इंतखाबात हुए थे उसमें बीजेपी ने बहुत सारी स्टेट्स में फतह हासिल कर ली। अब वो साफ नजर आ रहा है कि वो राहुल गांधी और ये सारे अपोजिशन ने, उनका एक मुत्तफिका उम्मीदवार था वो भी भाग गया। अब वो ये सिर्फ ये देख रहा है कि इकोनॉमिक वाइज मैंने कर लिया, मैं पाकिस्तान कब ज्यादा कमजोर होगा, बहुत ज्यादा कमजोर हो, मैं तब उस पर हमला करूं। अब सूरत हाल ये है कि ये जो खास तौर पर मामलात हो रहे हैं खित्ते के, यमन के हवाले से, इजराइल की, वो इस जंग को भी वॉच कर रहा है, वो इस यूक्रेन की लड़ाई को भी वॉच कर रहा है, वो चाइना ताइवान वाला मामला भी देख रहा है। उसने ये सारी सूरत हाल को एनालाइज किया है, इलेक्शन भी आ गए और ये करते करते अचानक उसने उसमें से इंडिया की एक डायरेक्शन निकालनी है, निकाल कर उसने ये हमले की पूरी प्लानिंग करनी है। और अब इस वक्त आप देखिए कि इंडिया के अंदर से साबिक गवर्नर जो थे कश्मीर के और बाकी लोग वो कह रहे हैं कि इंडिया इस वक्त बातचीत कर रहा है दीगर ममालिक से और ये उनको कन्विंस कर रहा है कि मैंने गिलगित बल्तिस्तान में
और आज़ाद कश्मीर में फौजें उतारनी है, तो आप पाकिस्तान को रोक कर रखना कि वो फौजें जब मैं उतारूं तो वो मेरे खिलाफ कोई इक़दाम ना करें, और आप इंटरवेंशन करना। देखिए, इंडिया वो मुल्क है कि जहां पर दुनिया के तमाम ममालिक इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगा। देखिए, जिसकी सबसे बड़ी मार्केट होगी, हर मुल्क अपनी इन्वेस्टमेंट वहां पर लगाता है। कतर ने हीथ्रो एयरपोर्ट में 20% शेयर्स हैं उनके। इस तरह हर जगह पर हर मुल्क लगाता है। क्या मिडिल ईस्ट हो, क्या यूएस हो, दुनिया के बड़े, आप सोचें कि दुनिया के बड़े बड़े अमेरिका के बिजनेसमैन उन्होंने भारत में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, उनको पता है रिटर्न अच्छा मिलता है। आबादी इनकी तकरीबन 1.5 अरब के करीब है, तो हमें यहाँ से अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप एक पेंसिल भी बनाएंगे तो 1.5 अरब तो कम से कम पेंसिल बनाना पड़ेगी। सोचो कितनी बड़ी मार्केट है। तो करते करते सूरत हाल ये पैदा इस वक्त ये हो गई है भारत की कि वो इस लेवल पर आ गया है कि जहां पर आप सोचें कि उसने प्लान ये किया है कि मैंने पाकिस्तान की सिचुएशन जब बहुत ज़्यादा बुरी होगी, माहौल में देखूंगा किसकी जंग छिड़ी है, किसका क्या, सारे अपने अपने लेवल पर होंगे, तब मैं पाकिस्तान पर करूंगा हमला। और पाकिस्तान पर जब मैं हमला करूंगा तो जो भी इंटरनेशनल सतह पर मुल्क होंगे उस वक्त वो मेरी फेवर करेंगे, क्योंकि जब जंग छिड़ी होगी खित्ते के अंदर तो मेरी पोजीशन के थ्रू ही उन्होंने करना है। यानी आप ये सोचिए, अमेरिका के पास भारत के अलावा कौन सी ऑप्शन है चाइना को कंटेन करने की। भारत अमेरिका को कन्विंस ये कर रहा है कि तुम चाइना को कंटेन करना चाहते हो, मैं चाइना पर डायरेक्ट हमला नहीं करूंगा, मैं उसको इनडायरेक्ट पकड़ूंगा, और मैं पकड़ना चाहता हूं गिलगित बल्तिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से, ताकि उसका सीपैक रुके। उसने क्लेम क्या किया है कि उसने, देखिए इन्होंने काम अब क्या करना है, कश्मीर का सारा कुछ आप देख लें, वहां पर असेंबली सब कुछ हो गया, वहां पर अब उनका चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, वहां पर अब वो लाल आकर बाहर से जो हिंदू है उनको आबाद कर रहे हैं। उसको आबाद करने के बाद पर इसमें बड़ी तेजी उन्होंने लेकर आनी है, हद से ज्यादा तेजी, वहां कंस्ट्रक्शन हो रही, सब हो रहा है। फिर उसके बाद उसने काम ये करना है कि उसका प्लान ये है कि मैं किसी तरह पाकिस्तान, वो असल में क्या कह रहा है वहां पर डिस्कस ये होता है, मेजर गौरव आर्य बाकी सारे वो डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमने कश्मीर पर आपके आना है तो तब हमने रेफरेंडम कराना है, और हम वहां के लोगों को कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ की करेंसी देख लो, आपकी देख लो, हमारी तरक्की देख लो, आपकी देख लो, हमारा लेवल देख लो, आप देख लो, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू देख लो, अमन देख लो, आप देख लो। वो इस तरह की बातें करके सारी कौम को बता रहे हैं कि हम जब पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो वहां के लोगों को हम ये कहेंगे कि आप ये करें। यानी उनके प्लान जरा आप समझ लें कि वो किस लेवल पर जाकर अपनी तैयारी करें। तो इन्होंने प्लान ये किया है कि उस वक्त जब हम रेफरेंडम करवाएंगे तो उसके बाद हम रेफरेंडम ही ओके करवा लें। अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा का रेफरेंडम है जी, करवाना क्या हुआ, दुनिया ने कुछ कर लिया, उसकी ताकत इतनी ज्यादा है। तो करते करते सूरत हाल ये हो गई है कि जैसे वो आबादी मेजोरिटी में वहां पर हिंदू आ जाएंगे, आबाद उगेंगे, हमने रहना, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान पर हमले की भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैंने अब बड़े फैसले लेने हैं। अब वो छोटे छोटे, देखिए बड़े फैसले क्या होते हैं, आपकी इकोनॉमिक वाइज ही होते हैं ना, या आप मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से। दो काम उसने करने हैं। नंबर 1, उसने इंडिया को हिंदू महाराष्ट्र डिक्लेयर करना है, यानी हिंदू कौम डिक्लेयर करना है कि ये मजहब की बुनियाद के ऊपर चलेगा आज के बाद सारा मामला। यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसमें अमेंडमेंट करके उसमें चीजें ऐड करेंगे कि मजहब की बुनियाद के ऊपर चलेगा, एक चीज। नंबर 2, वो कह रहा है कि मैंने आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इसको शामिल करना है, हम भी डायरेक्टली चाइना से डील करेंगे। वो प्लान उसका क्या है? प्लान उसका ये है कि हम चाइना को यहां से शिकस्त तो नहीं दे सके। यानी जो चाइना और इंडिया की फौजों की लड़ाई थी उसमें इंडिया को नाकामी हुई है, चाइना पीछे नहीं गया इलाके छोड़कर। वो कहता है ये तो मेरे इलाके हैं, मैं यहां से जाऊंगा तो मैं चाइना से बात करूंगा फिर कि चाइना बताओ तुम्हारा सीपैक है, मेरी मर्जी से गुजारोगे, और मेरे साथ गुजारने के बदले मैं तुम्हें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जिसको तुम साउथ तिब्बत और फलाना, उसके साथ मेरे साथ मामला तय करोगे। वो ये प्लान बनाकर बैठे हुए। तो इसीलिए आज उसने लोकसभा में खड़े होकर कहा है कि मैं जो करने वाला हूं वो 1000 साल तक डायरेक्शन सेट करेंगे और हिस्ट्री बदल देंगे। और ये सब उसने कहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन से एक दिन पहले उसका बयान आया। सो क्लियर हो चुका है कि इंडिया करने क्या जा रहा है। उन्होंने प्लान पूरा तरतीब दे लिया है कि कब आना है, हमने क्या करना है। ना तो कोई छोटा हमला होगा, वो कह रहे हैं कि हमने जंग नहीं करनी, हमने बड़े पैमाने पर आकर यहाँ पर बसेरा करना है। अब इस सारे मामले पर वो तैयारी पूरी अपनी करके बैठे।
उन्होंने असला इतना खरीदा है, इतने हथियार, डिफेंस सिस्टम, इतने मिसाइल, इतने जहाज, इतना कुछ उन्होंने किस दिन के लिए खरीदा था? एग्जैक्टली इसी दिन के लिए। लिहाजा अब वो ये काम करने जा रहे हैं। और मोदी ने इंडिकेट करके पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले कहा है कि वहां पर चूंकि डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे सब, तो उसने कहा कि भाई ये सब्र करो, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी टर्म में सारा हो जाएगा, आप बेफिक्र हैं। मैंने अब तक जो वादे किए मैंने पूरे किए, अब भी ये मैं वादा पूरा करने के लिए जा रहा हूं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।